अगर आप कमजोर हैं तो आप अपनी सोच को अपने अंदर तक महदूद रखेंगे। मैं पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं, आप इल्म को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको माहौल में बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता, ना बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मैनेज करना है। बच्चे की माँ ये समझती है कि मेरा बच्चा मजलूम है और दूसरे का बच्चा जालिम। क्यों नहीं हम जीत और हार को वक्ती तौर पर देखकर आगे की तैयारी। आपकी जिंदगी में तनाज़े पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, फिर क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। पहले तो मुझे बताइए कि जो तनाज़ात है कि पैदा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्यों? इख्तलाफ होना तो एक और चीज़ है, तनाज़ा एक और चीज़ है। देखिए ना, हाँ, मेरा मतलब है आपकी मेरी सोच में इख्तलाफ है, ये तो इख्तलाफ हुआ ना। तनाज़ा ये हुआ है कि आपका मेरा टकराव हो गया, लड़ाई हो गई है, यानी हम इख्तलाफ को किसी ज़रा और शिद्दत में ले गए, इस एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे, ऐसी है ना। तो डिपेंड करता है कि वो तनाज़ा किस नोयत का है। तो पहली बात जहन में रखिएगा कि जो तनाज़ा होता है उसका पैदा होना इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ये नहीं हो सकता कि आप जिंदा हो और आपका लोगों के साथ इंटरेक्ट हो, चाहे वो घर के अंदर हो और चाहे वो घर से बाहर हो, और आपका तनाज़ा ना पैदा हो। ये मुमकिन ही नहीं। ये एक फितरी बात है तनाज़े का पैदा होना। इसलिए मैं इस बात पे नहीं घबराता कि तनाज़ा क्यों पैदा हुआ है। हमें घबराना इस बुनियाद पे चाहिए कि तनाज़ा जो पैदा हुआ है वो रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा, उसको मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा। वो तनाज़ा जो छोटा सा था वो इतना बड़ा क्यों हो गया है कि अब हम एक दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि आपके और मेरे दरमियान जो तनाज़ा पैदा हुआ है हम उसको मिलकर क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते? असल में तो रिजॉल्व होना चाहिए ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके मेरे दरमियान वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पे तनाज़ा पैदा करते हैं और तनाज़े को रिजॉल्व करने की बजाय उसको पालते हैं, उसको लंबा लेके चलते हैं। और जब हम उसको लंबा लेके चलते हैं तो उसमें और ज्यादा तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा आज पैदा हुआ था उसको फिर हम पालते हैं, पोसते हैं, संभालते हैं, अपने अंदर उसकी शिद्दत को पैदा करते हैं, फिर रोज रोज उसके ऊपर मंसूबा साजी करते हैं, सोचते हैं कि कैसे इसको जिज करना है, कैसे इसको नाकाम करना है, कैसे इसको लेट डाउन करना है, कैसे इसकी तज़हीक करनी है। क्योंकि जब आपने उसको पाला हुआ है तो अब आप आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे उसको, पाले हुए को लेके चलेंगे ना। जब वो चलेंगे तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा ना, वो आपको कहेगा नहीं इसके खिलाफ नेगेटिव सोच अपनाओ। अगर आप ताकत में हैं तो आप एक नेगेटिव एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आप अपनी सोच को अपने अंदर तक महदूद रखेंगे, उसके लिए उसको बुरा समझेंगे। तो हम अमूमी तौर पे तनाज़ों को पालते हैं। अगर आप तनाज़ों को पालेंगे तो एक तनाज़े के बाद दूसरा तनाज़ा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वो बैगेज बनता जाएगा आपके पास। हाँ, वो बढ़ता जाएगा। एक तनाज़ों से कई तनाज़े आपके पास आ जाएंगे क्योंकि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे। अगर आप रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे, एक आया रिजॉल्व हो गया, दूसरा आया उसको रिजॉल्व करेंगे, फिर तीसरा आ जाएगा, तो वो लाइफ साइकिल में तनाज़ात आते रहेंगे और तनाज़ात रिजॉल्व होते जाएंगे और आप नए रेजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप तनाज़ों को पाल रहे हैं, और जब पाल रहे हैं तो वो आपकी शख्सियत को डैमेज करते हैं, पर्सनालिटी को। वो आपको झगड़ालू किस्म का फर्द बनाने की कोशिश करते हैं, वो आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव एलिमेंट्स को पैदा करते हैं, वो आपके अंदर पेसिमिज्म को पैदा करते हैं, मायूसी को पैदा करते हैं,
हेटनेस को पैदा करते हैं, तासुब को पैदा करते हैं, दुश्मनी को पैदा करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड को पैदा करते हैं, क्योंकि आपने अब उनके साथ चलना है। तो हम ये कहते हैं यार ये जो बंदा है ना, ये बंदी जो है ये ठीक नहीं है, ये मसाइल पैदा कर रहा है। तो हम फिर अपने नए ताल्लुकात, नई दोस्तियों के साथ भी बाहर हो जाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि उसके साथ रब्ता ना कीजिएगा, वो बड़ा ज़बरदस्त मसाइल पैदा करने वाला बंदा है। इसके साथ बात ना कीजिएगा, ये तो डिसेमिनेट कर देगा, बहुत ज़्यादा फैला देगा आपको। इसके साथ ना चलिएगा, ये आपके करैक्टर को ख़राब करेगा। इसके साथ मत बैठिए, ये आपको उलझा देगा नेगेटिव कामों के अंदर, ठीक है ना। तो फिर लोग आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेंगे। हम अमूमी तौर पे समझते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान ईरान के दरमियान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान चाइना के दरमियान। इससे बड़ा सोच नीचे आते हैं तो हम कहते हैं देखें जी, पंजाब का सिंध के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, पंजाब का बलूचिस्तान वालों से कॉन्फ्लिक्ट है, फाटा वालों से है, वज़ीरिस्तान वालों से है, फलां से है। फिर हम इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं। ये जो विदिन हम अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके चल रहे हैं, इसको नैरो करें ना। तो मैं एक पर्सन हूं ना, मेरे एक पर्सन होने के साथ मेरे कुछ तनाज़े हैं जो मेरे मुख्तलिफ लोगों के साथ हैं। वो आइडियालॉजिकल भी हो सकते हैं, सोच में फ़र्क है। मैं कुछ और तरह सोचता हूँ, आप कुछ और सोचते हैं। आपके ख्यालात मजहबी हैं, मैं शायद गैर मजहबी आदमी हूँ। हाँ, आप इल्मी बुनियादों पे सोचते हैं, मैं अमली बुनियादों पे सोचता हूँ। मैं पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, आप इल्म को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं अखलाकियात को अहमियत देता हूँ, आप शायद अखलाकियात को अहमियत ना देते हो। मैं रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, आप शायद आपके लिए इतनी मैटर ना करता हूँ। आप ज़बान को बहुत अहमियत देते हो, जो आपकी ज़बान बोलने वाले हैं वो ज़्यादा काबिल एहतराम है, बाकी जो है वो शायद एहतराम वाले ना हो। आप अमीरी गरीबी के फ़र्क के दरमियान उलझ जाते हैं, आप सूबाइयत के दरमियान बदल जाते हैं। ये सूबा जो है हमारा है तो दूसरा सूबा तो हमारा। हम वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में भी पड़ जाते हैं। और यहाँ रहे हैं, आपने देखा सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, सराइकी वगैरह के जो मसाइल हैं वो रहते हैं। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, पहला अपनी फैमिली के अंदर सबसे पहला काम, यूनिट कौन सा हमारा? फैमिली। भाई बहन, माँ बाप, ये चार रिश्ते हैं। ज़रा बड़े होंगे तो मियाँ बीवी, बीवी खावन, बच्चे, ये फैमिली यूनिट है। पहला कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर आता है। इससे बाहर निकलते हैं तो आप पढ़ने जाते हैं, तो आपके तालीमी इदारों में अपने कुलीग्स के साथ, अपने असातिज़ा के साथ और अपने कम्युनिटी के अंदर, मोहल्लों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। उससे ज़रा आगे बढ़े तो जहाँ आप काम करते हैं या काम करवाने जाते हैं मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, वहाँ तनाज़े पैदा हो जाते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन गए हैं तो आपका तनाज़ा पैदा हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल तनाज़ात हैं। फिर कुछ तनाज़े जो है वो आपकी सोच के हैं, आप किसको पसंद करते हैं और किसको पसंद नहीं करते हैं। आजकल आप देखिए प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई कितना तनाज़ा है। हम आपस में उलझ जाते हैं, नवाज शरीफ के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, अपनी पसंद और नापसंद के दरमियान उलझ जाते हैं। हालांकि आपकी राइट है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, मेरा राइट है मैं जिसको मर्जी सपोर्ट करूं। आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए मुझे, मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूं। लेकिन हम एक दूसरे को ताना मारते हैं, हम एक दूसरे को गद्दार कह देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट की नोयत बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसको बढ़ा देते हैं। मसला छोटा सा होता है, एक तलखी हुई है आपके मेरे दरमियान, अब उस तलखी में हमने दोनों ने ऐसा एटीट्यूड अपना लिया या किसी एक ने ऐसा एटीट्यूड अपना लिया कि वो उसकी शिद्दत आ गई। बात छोटी सी थी लेकिन हमने उसके ऊपर लड़ाई इतनी लंबी कर दी। हम अक्सर देखते हैं गाँवों की सतह पे, शहरों की सतह पे, गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती हैं छोटे छोटे बच्चों के दरमियान, तो उसमें गोलियाँ चल जाती हैं, कत्ल हो जाते हैं। पता चलता है बहुत छोटा सा तनाज़ा था, ऐसे ही उलझ गए। घर से आप बड़े पुरअमन तरीके से निकले हैं, कोई आपका कोई मसला नहीं है, मोहल्ले में किसी ने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आपको टक्कर मार दी है और आप वहाँ पे अपना खून खराबा कर बैठे हैं, लड़ पड़े। इश्तियाल अंगेज़ी आपके अंदर आ गई है, शिद्दत पसंदी आ गई है। ये नहीं कि आप कोई प्लान करके लड़ते कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, समटाइम अनकॉन्शियसली कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। आप सोच के नहीं निकले थे, लेकिन एग्रेशन ने आके
आपको एक कॉन्फ्लिक्ट में डालती है। तो ये याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे हमें अगर आगे बढ़ना है एक पीसफुल माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसमें हमने अपने आप को प्रमोट करना है, कामयाबी की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स का इलाज तलाश करना होगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स के तनाज़े हल करने के लिए गिव एंड टेक होता है, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है। ये नहीं हो सकता कि 100% आपकी बात मानी जाए, ये नहीं हो सकता कि 100% उसकी बात मानी जाए। कहीं आपकी बात में वजन होगा तो आपकी बात मानेंगे, कहीं उसकी बात होगी तो उसमें। बाज़ औक़ात हम कॉन्फ्लिक्ट्स में आपस में हमारा इख्तिलाफ हुआ है, हम आपस में बैठ के मसला हल कर लेते हैं, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। आपको किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सम टाइम अब थर्ड पार्टी जो है ना वो बीच में आ जाती है कि नहीं यार देखो, लड़ना नहीं चाहिए, ये तनाज़ा नहीं होना चाहिए, आइए हम बैठ के बात करते हैं, मैं आपकी बात करवाता हूँ। या मुझे लगता है कि मसला मेरा हल नहीं होगा तो मुझे किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम बीच में बैठ के ना मेरा मसला हल करवा दो। या वो कहता है या वो कहती है कि जी मेरा मसला हल करा दो, तो हमें थर्ड पार्टी ज़रूरत पड़ जाती है। आप जाते हैं ना थानों में अपना शिकायतें लेके, तो बाल का थाने क्या करते हैं, वो पंचायती का रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पंचायत का सिस्टम है, जो समझते हैं देहात को ज़रा, जो हमारे जिरगे के सिस्टम से, वो क्या करते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी हमारी, जो पंचायती काउंसिल्स बनती हैं, वो क्या करती हैं, ये जो नान नुफ्का के जो औरतों की तलाक के जो इश्यूज़ आते हैं, तो जब आप यूनियन काउंसिल में जाते हैं तो यूनियन काउंसिल क्या करती है, वो पहले आपको 90 दिन के लिए मौका देती है कि जाइए भी, आपकी दरख्वास्त आ गई है, अब 90 दिन के बाद आइएगा, क्योंकि हो सकता है 90 मिनट के बाद ही आपकी सुलह हो जाए। लड़ाई 90 दिन तक जाए ना, आपस में बैठ के फैमिली वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दें। तो हमने ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बनाते हैं, गिव एंड टेक करना पड़ता है। लेकिन गिव एंड टेक वहाँ होता है जहाँ थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस करते हैं सेकंड पार्टी के लिए और सेकंड पार्टी इस पार्टी के लिए। तो गिव एंड टेक के अंदर ये भी एक मसला आ जाता है कि आप सेक्रीफाइस कितना करना चाहते हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप ये याद रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ आप अपनी तरक्की को रोक रहे हैं, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको किसी और तरीके से डील करेंगे, कहेंगे मुश्किल आदमी है, मुश्किल लड़की है, इसके साथ गुजारा नहीं है, इसके साथ चला नहीं जा सकता, इसके साथ बैठा नहीं जा सकता, इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, इसके साथ बात नहीं हो सकती। हम ये राय बना लेते हैं, फिर हम डिस्टेंस करना चाहते हैं। कितना डिस्टेंस पैदा करेंगे अपनी लाइफ में आप, और किस किस से डिस्टेंस पैदा करेंगे? तो क्यों नहीं आप उसको रिजॉल्व करते उस इशू को जो पैदा हो गया है? और पैदा ना होने की बड़ी वजह जो है वो हमारे अंदर का एक सेल्फ ईगो का मसला भी है, अना परस्ती का। पहल कौन करे, गलती कौन माने, माफी कौन माने, क्यों कहूं कि मुझसे गलती हुई है, मैं क्यों माफी मांगूं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, सारा कसूर दूसरे का। अब आप इस ईगो में आ जाते हैं। तो जब इस ईगो में आते हैं तो इसका मतलब है आपने मसला हल नहीं करना। हो सकता है आपकी गलती कम हो, उसकी गलती ज़्यादा हो, मान लेते हैं, लेकिन ये ना कहें कि गलती आपकी नहीं है। गलती आपसे भी कहीं ना कहीं छटाक, आधी छटाक, 25 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम हुई ज़रूर है। अपने आप को इस तरह से ना निकालें कि ये आपसे कुछ नहीं हुआ। और जब आप अपने आप को सेल्फ डिनाई कर देना कि मुझसे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने एक ऐसी बात कही की थी तो इतनी बात की शिद्दत नहीं आनी चाहिए थी, मुझे भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट्स में जो मैंने कहा ना, ईगो के इतने इशू होते हैं, अगर आप थोड़ा सा सरेंडर कर लें, अपने आप को विड्रॉल कर लें, तो आपका मसला हल हो जाता है।
वो कहता है कि तुमने मुझसे बदतमीज़ी की है। मैं कहता हूँ यार मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आपसे बदतमीज़ी की है, एंड रियली आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका आधा गुस्सा जो है ना वो लो चले जाता, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली विड्रॉल कराना चाहता था। आपने अपनी गलती मान ली। दूसरा बंदा आगे कहता है सर आपने अपनी गलती मानी है, लेकिन गलती तो आपकी नहीं थी। उसने कहा मुझे भी पता कि मैंने गलती नहीं की थी, लेकिन वो कहता था कि मैंने गलती की है, तो मैंने उसको मुतमईन करने के लिए सॉरी की है। और अगर मेरी सॉरी से उसका वो मुतमईन हो सकता है, उसका इत्मीनान आ सकता है और ताल्लुक ठीक हो सकता है, तो मैं क्यों सॉरी को छुपा के रखूं? क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अगर पहल करके खुद सॉरी कर लूं? क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों हम अपने अंदर इतनी ईगो बना लेते हैं कि हमने सॉरी में पहल नहीं करनी? सॉरी करवाएंगे तो इससे करवाएंगे। बाद वक़्त आपको पता भी होता है कि आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन आप इनिशिएट करके सॉरी करके अपनी जान छुड़ाते हैं, क्योंकि आप तनाज़ा पैदा नहीं करना चाहते। हाँ, डिस्टेंस रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सोचता हूँ कि मुझे इससे लड़ना नहीं है, और मैं इस नोट को लड़ाई पे नहीं ख़त्म करना चाहता, वरना तनाज़ा पैदा हो जाएगा। मैंने तो सॉरी करके जान छुड़ाई है, ईजी हो गया हूँ, वो भी ईजी हो गया है। अब मुझे लगा कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, तो मैं ज़रा डिस्टेंस में चले जाऊँगा, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस कम कर दूँगा। ये मेरी अपनी पोजीशन है, लेकिन तनाज़ा नहीं पैदा हुआ। अगर हम तनाज़ों के साथ रिश्तों को तोड़ते हैं ना, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, तलाक हो जाए तो फिर दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। तो जब दुश्मनियाँ पैदा करके रिश्ते तोड़े जाते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा दुश्मनियों को जन्म देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देते हैं। तो क्यों नहीं, अगर नहीं हो सका किसी का गुजारा, तो क्यों नहीं एक अच्छे नोट के ऊपर हम छोड़ते? ले क्यों नहीं हम एक अच्छे नोट पे छोड़ते? तो ना मिल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। ज़रूरी है कि हमने लड़के ही जो है उसको छोड़ना है? ज़रूरी है कि हमने लड़के छोड़ना है? ज़रूरी है कि हमने एक गाली का नोट छोड़कर फिर जो है ना गाली देनी है, फिर हमने उसको छोड़ना है? क्यों? इजी हो जाए। तो ये सारा जो सेल्फ एटीट्यूड है ना, हमारा पर्सनल एटीट्यूड, असल में ये डेवलप होता है हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन से, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। इन चारों इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपकी तरबियत इस अंदाज से हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को डील करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर आपकी तरबियत उस अंदाज से हो, हम कहते हैं देखो कितना झगड़ालू है, तो पता ही चलता है ये झगड़ालू पैदा होकर तो नहीं था। अल्लाह ताला ने जब उसको पैदा किया था तो झगड़ालू नहीं पैदा किया था। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया था। अब उसके हालात, वाकयात, इन्वायरमेंट जो है ना, उसने उसको झगड़ालू बना दिया। और एक को जो है, आपने देखा ना, कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं, टॉकेटिव। वो हालात जिसमें वो ग्रो कर रहे होते हैं ना, उसमें उनके हर तरफ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो टॉकेटिव है। अल्लाह ताला ने नहीं बनाया उनको टॉकेटिव, वो खुद हालात ने उसको बना दिया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको माहौल में बहुत ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता, ना बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो वो नॉन टॉकेटिव होते हैं। वो हालात उनको नॉन टॉकेटिव बना देते हैं। हम कहते हैं देखो बड़ा शर्मीला सा है लड़का, बात ही नहीं करता, झिझकता बहुत है, हेजिटेट बहुत करता है, शाय बहुत है। तो वो हालात ने उसको उस तरह से बनाया था। ये कोई ऊपर से नहीं आती तोहफे। ताकत कहाँ से आती है? ताकत, फिजिकल ताकत आपकी, अगर आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दे रहे हैं तो आप फिजिकली ताकतवर हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप ताकतवर नहीं है। माइंड आपका ताकतवर है अगर आपको डील करने की सलाहियत, आप देखें ना, जो गांव के लोग होते हैं वो चीज़ों को डील करने का ज़्यादा हुनर रखते हैं बनिस्बत अर्बन सिटीज़ के। हमने अर्बन सिटीज़ में तो बच्चों को अब मम्मी डैडी स्टाइल में पाला है, उंगली पकड़ पकड़ के उनको चलाते हैं ताकि वो डिपेंडेंट ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। हमने उनको इंडिपेंडेंट करना होता है। नहीं, यू कांट गो दैट, नो, बैठो, नहीं कर सकते। उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको उनके अंदर झिझक पैदा करते हैं। अब एक गली से दूसरी गली में स्कूल होता है तो माँ बाप बच्चों की उंगलियां पकड़ के छोड़ने जाते हैं। हमारे ज़माने में तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि माँ और बाप
भाई बहन को छोड़ने जा रहा हो, वो पैंडे ही चला करते थे, पैदल ही। टोलियों की टोलियां गलियों से निकला करती थी स्कूल जाने के, उन्हीं के साथ उन टोलियों में चल पड़ते थे। कोई वैगन का तस्वर, कोई उस तरह से गाड़ियों के तस्वरात, कोई पीछे आने वाले लाने वाले, कोई चक्कर नहीं था। मुझे नहीं याद मेरे स्कूल में कोई उनको बच्चों को लेने आता था, कोई तस्वर नहीं था हाई स्कूल में। सब अपने अपने तरीके से जाते थे, अपने अपने तरीके से आते थे। अब स्कूल में बच्चे कम है, बाहर बैठ खड़े और लेने वाले ज़्यादा है, क्योंकि हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है। हम उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए तैयार नहीं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मैनेज करना है। मैं हमेशा से जब लोगों का एनालिसिस करता हूं ना, और लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि ये जो बच्चे आए हैं, इनका थोड़ा सा 10 मिनट अगर मुझे मिल जाए ना, 5 से 7 मिनट एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने में, तो मैं इनिशियल असेसमेंट कर लेता हूं कि ये बच्चा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन है। इसने हमारे मसाइल को कम करना है या हमारे मसाइल को बढ़ाना है। तो आपकी गुफ्तगू से 5-7 सवाल मैं ऐसे करूंगा, मुझे असेसमेंट हो जाएगी। तो अगर आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है तो लोग आपसे भागेंगे, लोग आपसे दूर रहेंगे। हत्ता तक के माँ भी, हालांकि उसको कोई नफरत नहीं होती बच्चों से, वो सबसे मोहब्बत करती है, लेकिन जो झगड़ालू बच्चा होता है ना, मुश्किल बच्चा, माँ उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए घबराती है। बदतमीज़ है, अगर मैं बोलूँगी तो आगे से बोलेगा। बाप कहता है अगर मैंने से कोई बात की तो ये ज़रा ऊंची आवाज़ में बोल लेगा। कम अब स्पेस देते हैं। ये ज़रा पीसफुल है, बात सुनता है, इसको ज़्यादा कहते हैं। ठीक है ना। तो माँ बाप भी फिर अवॉइड करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चों के मिजाज के मुताबिक डील करते हैं। बाहर की दुनिया तो करती करती है। हम बड़ा गिला करते हैं, यार हमसे लोग दोस्ती क्यों नहीं करते, लोग हमसे बैठते क्यों नहीं हमारे साथ, लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। आप कहते हैं ओ यार लोग ही है हो जो हमने, सारा गुस्सा लोगों पे निकालना शुरू करते हैं, लोग ही बदतमीज हैं। हम अपना एनालिसिस नहीं करते कि हमारी क्या फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं। वो अवॉइड जो कर रहे हैं ना, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कर रहे हैं, शक्ल सूरत से नहीं कर रहे हैं। हम दोस्तियां शक्ल सूरत की बुनियाद पे नहीं करते, दोस्तियां एटीट्यूड की बुनियाद पर होती हैं, ताल्लुकात एटीट्यूड्स की बुनियाद पे बनते हैं। आप दुनिया के 2 खूबसूरत लोगों को लाके बिठा दें, लड़का और लड़की को, और उनकी शादी करवा दें, दुनिया के खूबसूरत तरीन जोड़े, जो देखेगा वो भी अशश कर उठेगा, लेकिन अगर उनके एटीट्यूड्स में वो चीज़ें नहीं है तो वो सस्टेन नहीं करेंगे। थोड़े अरसे के बाद उस खूबसूरती का जो है सारा जाल है ना, वो टूट जाएगा, क्योंकि वो एटीट्यूड सपोर्टिव नहीं है। जिसने उनको लेकर लंबा चलना है, एटीट्यूड लेके चलेगा ना, बिहेवियर लेके चलेंगे ना, सपोर्टिवनेस लेके चलेगी ना। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो नहीं चलेंगी। तो हम तो बुनियादी तौर पर देखते हैं कि हमारे कंफर्ट जोन कहां बनते हैं, किसके साथ मैं इजी हूं। बहन भाइयों में भी जिससे ज्यादा आप इजी होते हैं ना, उसके बहुत करीब होते हैं। जिससे आप इजी नहीं होते ना, तो बहन भाइयों में भी डिस्टेंस आ जाता है। मां के साथ ज्यादा डिस्टेंस है, बाप से ज्यादा प्यार है, बाप से ज्यादा क्लोज डिस्टेंस है, मां से ज्यादा प्यार है। वो कंफर्ट जोन का मसला है, नफरत नहीं है। इशू ये नहीं है कि मैं नफरत करता हूं अपने बाप से या मां से या भाई से या बहन से, नहीं। मेरा कंफर्ट जोन जो है वो किसी भाई के साथ मिलता है या बहन के साथ मिलता है, या माँ या बाप में से किसी एक से मिलता है। सबसे एक जैसा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो हम अपने लिए कंफर्ट जोन्स तलाश करते हैं बेसिकली, हम सब, मेरे समेत। जहां हमें कंफर्ट जोन मिलेगा ना, हम वहां जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं बहुत परेशान हूं, उदास हूं, तो मैं किसी ऐसी जगह का इंतखाब करूंगा ना, ऐसे फर्द का इंतखाब करूंगा ना जहां मेरा कंफर्ट होगा। ऐसी जगह पे तो नहीं जाऊंगा जो मेरा कंफर्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में एक होता है विनर, एक होता है लूजर। अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना है हार और जीत के तनाजुर में, हार और जीत के तनाजुर में, तो बाद का कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं होता।
क्योंकि मैं तो हारा हुआ हूं, हारे हुए को तो हारना चाहिए, वो तो शिकस्त खोरदा है। तो बाज़ औक़ात हम उसका रेजोल्यूशन तलाश करते हैं शिकस्त के कॉन्टेक्स्ट में और जीत के कॉन्टेक्स्ट में। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा लोग जीत के जश्न में पागल हो जाते हैं, वो वायलेंस करना शुरू कर देते हैं मुखालिफिन के खिलाफ। बाज़ औक़ात हारने वाला जो है वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता, वो मुखालफत पे आ जाता है। हम एक विन विन सिचुएशन नहीं बना पाते जिसमें मैं भी मुतमईन हो सकूं, जिसमें आप भी मुतमईन हो सकें। कुछ जीत का पहलू आपके अंदर भी हो, कुछ जीत का पहलू मेरे अंदर भी हो। क्यों नहीं हम ऐसा सिचुएशन बनाते कि जिसमें विन विन सिचुएशन आ जाए, गिव एंड टेक हो जाए, बार्गेनिंग ऐसी हो जाए कि जिसमें हम दोनों पार्टियां खुश हो जाएं। मैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक सबसे बेस्ट मिसाल देता हूं कि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे गली मोहल्ले में लड़ाइयां हो जाती थी बच्चों के दरमियान। हर बच्चे की माँ ये समझती है कि मेरा बच्चा मजलूम है और दूसरे का बच्चा जालिम है। ये एवरी मदर जो है ना इसी तरह से सोचती है। अपने बच्चे को वो बहुत अच्छा समझती है, दूसरे बच्चे को समझती है जालिम है। लेकिन उसी मोहल्ले में कोई एक बड़ा आ जाता है, वो बच्चों की लड़ाई को छुड़ाता है और इससे कतई नज़र कि किसने क्या कसूर किया है, एक थप्पड़ उसको मारता है और एक थप्पड़ उसको मारता है। चलो जाओ चलो शाबाश। अब वो जिसको एक थप्पड़ पड़ा है ना, वो इस बात पे मुतमईन है कि दूसरे को उसको भी पड़ा है। दूसरा इसलिए मुतमईन है कि सिर्फ मुझे नहीं मार पड़ी, इसको भी मार पड़ी है। और अगर किसी एक को थप्पड़ पड़े ना, तो जिसको थप्पड़ पड़ा है ना उसके अंदर इश्तियाल पैदा होता है। गलती तो उसकी भी थी ना जी, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा आपने मुझ पे निकाल दिया, उसको तो कुछ नहीं कहा। तो वो गिव एंड टेक आपने बैलेंस कर दिया। मैं भी इसी तरह से मुतमईन होकर गया हूं कि मेरे मुखालिफ को भी डांट पड़ी और उसको भी पड़ा है, उसको पता है कि मेरे मुखालिफ को भी डांट पड़ी। तो हम विन विन सिचुएशन नहीं बना पाते। हमें बहुत शौक है दूसरे को जिच करने का, दूसरे की तजलील करने का, दूसरे को शिकस्त देकर उसको और ज़्यादा जलील करने का। आपने देखा होगा जब मैचेस हो जाते हैं तो मैचेस के दौरान जब कोई टीम हार जाती है तो हम उसके करीब जाने की बजाय और ज़रा हूटिंग करते हैं, हाँ, और ज़्यादा उनके अंदर इश्तियाल दिलाते हैं। तो वो उनके लड़ाई लड़ने का मूड नहीं था, लेकिन जब वो एक तो पहले शिकस्त खोलता है, ऊपर से आप आके हुटिंग कर रहे हैं, तो वो फिर और ज़्यादा लड़ाई फैल जाती है। ये क्यों होता है? इसलिए कि हमारे अंदर जीत को सेलिब्रेट करना भी नहीं आता और हमारे अंदर हार को डील करना भी नहीं आता। क्यों नहीं हम जीत और हार को वक्ती तौर पर देखकर आगे की तैयारी करें कि अगली शिकस्त को कैसे हमने जीत में ट्रांसलेट करना है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स को हम ऐसी जगह पे लेके जाना चाहते हैं जहां दरवाजे बंद कर देते हैं। एक बंदा कहता है जी मैंने बड़ी कोशिश की है यार इसके साथ ताल्लुकात को बनाने की, लेकिन ये पता नहीं क्या पत्थर की चीज़ है, या ये पत्थर की लड़की है या पत्थर का लड़का है। तो हमसे कहते हैं कि पत्थर का नहीं है, उसने अपने दरवाज़ों पे ना बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं, अपने जिस्म के ऊपर बेशुमार ताले लगाए हुए हैं। वो रास्ता देना ही नहीं चाहता, वो रास्ता खोलना ही नहीं चाहता, वो खिड़की खोलना ही नहीं चाहता, वो किसी को अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहता। ये उसका अपना फैसला है, अच्छा है या बुरा है। लेकिन एक अच्छी जिंदगी के अंदर आपको ताले खोलने पड़ेंगे। जैसे एक कमरा होता है ना, अब जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसमें हम रोशनदान नहीं रखते, खिड़की नहीं रखते। जो नए कमरे बन रहे हैं ना घरों में, उसमें रोशनदान का और खिड़की का तसव्वुर कम हो गया, क्योंकि हमें सेंट्रलाइज्ड एसी चाहिए, हर तरफ से एसी लगा हो बस ठीक है। हमारे दौर में कमरा जब बनता था तो रोशनदान और खिड़की मस्ट होते थे, क्योंकि किसी वक्त खिड़की खोलनी पड़ जाती है, धूप आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, हवा का आना और जाना होना चाहिए। तो खिड़की अगर आप खोलेंगे नहीं तो कोई आपके पास क्यों आएगा, क्यों आपके पास बैठेगा। फिर आप बैठ के बस वो मुकेश के गाने सुने, किशोर के गाने सुने, पुराने पुराने उदास के, हैं, तन्हाई, उदासी, गम, जुदाई,
बस उसमें बैठ के एंजॉय करें, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही कैद किया है। आप बाहर की हवा जो आना चाहती है ना, हम उस हवा को अंदर आने नहीं देना चाह रहे। इसलिए लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ खेलना, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन है दुनिया के अंदर। इंसान तो आया ही इसी काम के लिए। इंसान को इज्तिमाइयत का तस्वर क्यों दिया गया है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि वो अकेला नहीं रह सकता। मैं आपको दुनिया की बेहतरीन आसाइशें दे दूं, बेहतरीन फूड दे दूं, बेहतरीन कपड़े दे दूं, बेहतरीन टीवी लगा दूं, आपको वीसीआर लगा दूं, हर चीज़ लगा दूं, इस पर सब कुछ चल रहा है, और आपको कह रहा हूं कि हर वक्त आप जो मांगेंगी बेल बजाएंगी, खाना आ जाएगा, जो खाना चाहती हैं खाएं। इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, या यह कि हर चीज आपको दी जाएगी, आपने बोलना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप उल्टी कर देंगे, वॉमिटिंग कर देंगे। जब आपको बोलने से मना किया गया तो आपने चीखना शुरू कर देना है। कह दे तन्हाई जो है बड़ी अजाब है यारब। किसी को तन्हा करना तो बड़ी अजाब है। इंसान तन्हा नहीं रहना चाहता, इंसान तो इंटरेक्शन करना चाहता है, वरना फिर आप दीवारों से बातें करने कर जाते हैं, अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने आप को तन्हा कर लें। कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने आप को बंद करके किसी कमरे में कैद कर लें, अपनी खिड़कियों को बंद कर दें, अपनी खिड़कियों पे ताले लगा दें, अपने दरवाजों पे ताले लगा दें, इस डर से कि तनाज़े पैदा हो जाते हैं। भी तनाज़े पैदा होंगे अगर आप इंटरेक्ट करेंगे आपके बड़ों से, आपके कुलीग से, आपके बहन भाइयों से, आपके रिश्तों से, आपके टीचरों से, आपकी मैनेजमेंट से, आपकी जॉब्स में सुपरवाइजर से, बॉसेस से होंगे तनाज़े। क्यों नहीं होंगे तनाज़े? जो रियासत इस वक्त कर रही है मेरा उस पर तनाज़ा है, हुकूमत जो कर रही है मेरा उस पर तनाज़ा है, वो रहेगा तनाज़ा। लेकिन उन तनाज़ों के ऊपर यह नहीं है कि मैं बंदूक उठा के चल पड़ूँ, पत्थर उठा लूँ। मुझे अपनी आवाज़ जनरेट करनी है एक पुरअमन तरीके से, एक पीसफुल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात उठानी है, वो मुझे उठानी चाहिए। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके इस रेजोल्यूशन से निकलेगा कि आप कितना किसी को स्पेस देने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी को स्पेस नहीं देते ना सर, तो लोग आपके बारे में नेगेटिविटी सोचना शुरू कर देते हैं। देखो जी कितनी इनको बड़े खुद सर है, बड़े प्राउड है, पता नहीं क्या समझते हैं, क्या समझती है। हाँ, दूसरों को स्पेस। अच्छा, जब आप उनको स्पेस नहीं दे रहे ना, तो वो आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचनी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, इसकी ऐसी तैसी, इससे निपटते हैं। तो आप यू आर इन्वाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आप इन्वाइट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि आपने दरवाजे बंद किए हुए ना, तो आप इन्वाइट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। क्यों? वो तो आपको डैमेज करेंगे, वो तो आपको ख़राब करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हमारी जो पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग है, ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है, ये क्या करता है? ये आपको किताबें तो नहीं पढ़ा रहा ना, ये आपके इम्तिहान तो नहीं लेता। वो काम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है ना। जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों और स्कूलों में नहीं हो रही। मैं खुद पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे पता है। मेरे जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ तो बस 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, फार्मूले, किताब, सफ़ा, टीचर, मार्कर, बस। उसको तो ये भी नहीं पता होता ये में से कौन से बच्चे आज खुश हैं और कौन से बच्चे खुश नहीं हैं, कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता, किसके घर में क्या तकलीफ़ है और किसके घर में क्या तकलीफ़ नहीं है, कौन कितने दुख से बैठा हुआ है और कौन कितने सुख से बैठा हुआ है। टीचर डिडंट नो अबाउट इट। वो आता है, 45 मिनट की कैसेट स्टार्ट करता है और 45 मिनट की कैसेट स्टार्ट करके वापस चले जाता है। उसे कोई गर्ज नहीं आप में से कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। उसे कोई गर्ज नहीं आप में से कौन सवाल करता है, कौन सवाल नहीं करता। बाद वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर दे के आपको पास भी कर देता है, बाद वो आपसे गुस्सा भी निकालता है। लेकिन जो सेल्फ ग्रूमिंग है उस पर टीचर की कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि टीचर की अपनी सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क है। वो हमारे लिए आइडियलाइज ही नहीं है। यानी मैं अगर एक बतौर टीचर यहाँ खड़ा हूँ और मैं आपको इंस्पायर नहीं कर रहा,
तो इसका मतलब मेरी सेल्फ ग्रूमिंग के कुछ मसाइल हैं। मैं तो बच्चों को ही मोटिवेट नहीं कर रहा, तो बच्चों ने मुझसे क्या मोटिवेट होना है? तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम और है। यहाँ जो कासिम अली शाह फाउंडेशन कोशिश करता है, वो आपके साथ एक्सपर्ट्स को बुलाता है मुख्तलिफ शोबाजात के, कि वो आपकी ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दें। आपके अब ये जो टॉपिक जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है, ये ग्रूमिंग का मसला है, कि आर्ट है, ये टेक्निक्स हैं, ये स्ट्रेटेजी है कैसे डील करना है, कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ पे आपने अपने आप को सॉरी करना है, कहाँ नहीं सॉरी करना। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ सॉरी करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लोग उसको कमजोरी समझते हैं आपको। कुछ जगह पर आपको सॉरी करनी चाहिए। तो आप सिचुएशन को, वो जो आपने कहा था ना, सिचुएशन को देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक डील करना है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि एज प्रैक्टिशनर हम आपको बता रहे हैं कि डील कैसे करना है चीज़ों को। उसको इतना ना पालें, उसको इतना ना उस पर लगाएं सुई धागा कि वो आपके लिए जख्म बनाना शुरू कर दे, आपको तकलीफ देना शुरू कर दे। ये मकसद नहीं है। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते करते दूसरों के लिए अजियत ना बने, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, दूसरों को तज़ीक ना करें। देखिए ना, मैं आपको छोटी बताऊं, अभी आपने एक जुमला यहाँ पे किसी ने कहा था, तनकीद का, सोच में फ़र्क है। ठीक है, मेरी सोच और है, आपकी सोच और है। मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ ना, तो मैंने कोई चीज़ लिखी है, तो आप उसके ऊपर अपना कोई तनकीदी नोट लेना चाहते हैं तो लिख दें, कोई मसला नहीं है। आप कहने जी आपकी मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता, मेरी राय ये है। अब आप क्या कर रहे हैं, जो मैंने लिखा उस पर कमेंट नहीं कर रहे, और तू तो है ही हो जा, और तुम तो हो ऐसे, दो चार गालियां भी निकाल देंगे, दो चार वो भी कर देंगे। मैंने कहा मैंने तो लिखा कुछ और है यार, उस पर बात करो ना, उस पर नहीं कर रहे। उस पर बात करने की बजाय, उस वर्ड्स पे तनकीद करने की बजाय वो मेरी तज़हीक कर रहे हैं, और जब वो तज़हीक कर रहे हैं तो मेरा उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। फिर हम उनको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना ब्लॉक। अब बाज़ लोगों की सोशल मीडिया पे पॉलिसी ये है कि जवाब ना दें, जो आपने लिख दिया बस लिख दिया। अब आप जवाब देंगे तो फिर आपकी मजीद कपड़े उतारेंगे वो आपके, छोड़ दें उसको। क्योंकि लोग डायलॉग के हामी नहीं है, लोग डायलॉग समझते नहीं, डायलॉग कैसे होता है, मुकालमा कैसे होता है। मुझे कोई बंदा जब कोई नेगेटिव कमेंट देता है ना, तो मैं बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, बस ये जुमला लिखता हूँ, उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा नहीं आता जवाब। और अगर मैं कहूँ तुम्हारी ऐसी तैसी, तो फिर तीसरा भी जवाब आएगा, फिर चौथा भी आएगा, क्योंकि मैं फायर खोल रहा हूँ ना, तो क्या ज़रूरत है फायर खोलने की। तो हम आपको वो डीलिंग के तरीके बता रहे हैं कि जिससे आपके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो मिनिमाइज हो सके। आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाना नहीं है, पैदा होंगे, आएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन उनको डील ऐसे करना है स्मार्टली कि वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज ना करें, और आप तनकीद और तज़हीक में फ़र्क रखें। आपको किसी से किसी जगह पर इख्तलाफ हुआ है तो इख्तलाफ करें तरीके से, उसको तज़हीक में ना लेके जाएं। हाँ, उसको इस तरह से ना लेके जाए कि तेरी माँ ये हो जी, तेरा प्यो ही हो जाए, तुम्हारे घर वाले ही ऐसे हैं। वो बड़ा तकलीफ दे जुमला है, वो मेरे अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा ना, वो मैं क्यों करना चाहता हूं, वो ना पैदा करें। आप कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मॉडल तो डेवलप करें ना सर, अपने अंदर, अपने लिए भी पैदा करें और दूसरों के लिए भी पैदा करें। जब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मॉडल नहीं डेवलप करेंगे अपने लिए, तो आप दूसरों के लिए कैसे पैदा करेंगे। और अगर आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए पैदा नहीं कर रहे, तो फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मॉडल तो एक तरफा है। आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, आपको मेरे ख्यालात अच्छे नहीं लगते, आपको मेरे साथ ताल्लुक बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यू कैन गिव द रिस्पेक्ट। इसमें क्या मसला है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं अब ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी मियां बीवी की सेपरेशन हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन आज भी वो बड़े पीसफुल तरीके से मिलते हैं। जो बच्चे हैं वो चाहे माँ के पास जाके रहना चाहें तो वहाँ रह लेते हैं, वो बाप के पास रहना चाहते हैं तो बाप के पास रह लेते हैं। कुछ फाइनेंशियल मामलात के अंदर कंट्रीब्यूशन भी हो जाती है कि तुम बच्चों को देख रही हो तो ये पैसे भी ले लो। तुम बाप को, वो कहती है कि बाप देख रहा है तो औरत कमाने वाली है, तो वो कहती है कि मेरी तरफ से बच्चों का कंट्रीब्यूशन ये भी है, कहीं बैठ के खाना भी खा लेते हैं। ठीक है, नहीं चल सके इकट्ठे, लेकिन इसको दुश्मनी में ज़रूर लेके जाना है
कि एक दूसरे का हुक्का पानी बंद करना है, नहीं चल सकेगा। यूरोप के तो मॉडल इसी तरीके से हैं। हमारे यहाँ भी जो नई नस्ल है उसके अंदर ये मॉडल डेवलप हो रहे हैं, ऐसी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं। तो हम क्यों तनाज़ों को इतनी जगह पे लेके जाएं जिससे हमारी दुश्मनियां पैदा हो जाए? सर आप देखिए, ज़्यादातर लड़ाइयों की बुनियाद दुश्मनियों पे फैल गई है। छोटे छोटे तनाज़ों से शुरू हुए थे और बड़ी बड़ी दुश्मनियों में फैल गए। उधर ना जाए, वो आपकी तरक्की के लिए मसला पैदा करेगा। और अगर आप हर एक से लड़ना शुरू कर देंगे तो किसी से बनाएंगे किससे? कुछ लोगों से बना के भी तो रखनी है ना, जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए आगे। कुछ लोगों में आपने अपना एटीट्यूड इस तरह से रिफ्लेक्ट करना है कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हो, सर आपको एहतराम कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी काबिलियत से कोई गर्ज नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। अगर आप बहुत काबिल है ना तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप बहुत काबिल हैं और आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो मेरे लिए आप बड़े वर्स्ट हैं। मैं क्या करूं आपकी जहानत को, क्योंकि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं। अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ठीक है और आप कम जहानत वाले हैं, मैं आपको कबूल कर लूंगा, बंदे बहुत अच्छे हैं। तो अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा हो। आपकी जितनी नॉन एक्सेप्टेंस होगी उतने आप कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे, उतनी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है कि मेरा समाजी रुतबा, इसका समाजी रुतबा। हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम चीज़ों को किसी और तरीके से देखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ नफरत करते हैं। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे हमारे पास कम है, उसके पास ज़्यादा क्यों है? हम इस तरह की चीज़ों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। हमारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट हैं, इसको ज़्यादा स्पेस मिल रही है, मुझे कम स्पेस मिल रही है। ये ज़्यादा चापलूसी कर रहा है या कर रही है, मैं कम कर रहा हूँ। उसकी तरक्की को हम एक चापलूसी के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम उसको ये नहीं कहते कि मेरिट पे जा रहा है या जा रही है, चापलूसी करता है बॉस दी। हम इस तरह से चीज़ों को डील करना शुरू कर देते हैं, तो हम इस तरह में कॉन्फ्लिक्ट चले जाते हैं। हम अपनी फैमिलीज़ के तले रहते हैं कि रिश्तों के बारे में, माँ बाप कहाँ सोचते हैं शादियों के बारे में, आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। तो ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो हमने उसमें से कोई रेजोल्यूशन निकालना है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, इसके अंदर से एक मॉडल को रीजनरेट करना है जो हमें रेलिवेंट कर दे, जो हमें रेलिवेंट कर दे अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रिश्तों में और अपने प्रोफेशन में। अगर इन 4 जगह पर मैं रेलिवेंट हो जाऊं तो कोई मुझे इग्नोर नहीं करेगा। अब ये आर्ट सीखना है कि हमने कैसे रेलिवेंट होना है, कैसे हमने लोगों के साथ अपने आप को लेकर चलना है कि लोग ये कहें कि यार इसको छोड़ के बगैर तो फिर हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें तो इस तरह से चलना है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे, क्योंकि इसके साथ मेरा रेलिवेंट होना जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो जब वो मैटर करता है तो मैं उसको रेलिवेंट को ज़्यादा स्पेस दूंगा ना। देखिए ना, हम में से आप सब में से अगर आप किसी से कोई ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप आखिरी हद तक जाते हैं ना, ताकि मैं उसके लिए रेलिवेंट रहूं। पूरी कोशिश करते हैं ना, पूरे इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं ना, पूरी फोर्स को अपने अंदर की इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो आपके लिए रेलिवेंट है। अगर वो रेलिवेंट है तो आप आखिरी हद तक जाएंगे। अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो आप पहले स्टेप से विड्रॉल कर लेंगे, यार छोड़ो इसके साथ क्या बात करनी, क्यों मुझे अपनी एनर्जी, क्यों मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो जितना आप रेलिवेंट होंगे उतना आप कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हैं, और जितना आप कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएंगे उतना ही आप रेलिवेंसी में पीछे हैं। अब आपने तय करना है कि आपने रेलिवेंट होना है या कॉन्फ्लिक्ट में बनाना है। अपनी शख्सियत को, अपनी शनाख्त को एक टकराव वाली शख्सियत के तौर पे लेना है, या आपने उसको एक ऐसी शख्सियत में लेके जाना है जो चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए नजर आ रही है। ये तय आपने करना है। और कोई टीका नहीं है मेरे पास, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है जो हम आपको भी खिलाएं, लगाएं और उसके बाद कल से आप उस तरह से ऑपरेट करना शुरू कर दें जैसे हम चाहते हैं। ये मेडिसिन का मसला नहीं है।
ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग का मसला है कि मैं कैसे चीजों को आगे लेकर चलना चाहता हूं। मेरी एजुकेशन, मेरी सोच, मेरी थॉट्स, मेरी फिक्र, मेरा जाविया, मेरा नुक्ता नजर है, ये किस तरीके से रीबिल्ड होगा कि मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूं। क्यों हम अच्छा, एक और कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा मसला है, हम इनिशिएटिव लेते हुए घबराते हैं। अंदर से मेरी ख्वाहिश है कि मेरा आपके साथ जो रेजोल्यूशन है ना वो हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। अंदर से मैं कोशिश करता हूँ काश यार, काश इससे मेरा ताल्लुक जुड़ जाए। वो जो दूसरा बंदा है ना वो भी यही कह रहा है, काश यार इसके साथ मेरा ताल्लुक जुड़ जाए, काश मेरा ताल्लुक जुड़ जाए। दोनों कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दोनों इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इनिशिएट कोई नहीं कर रहा। ये हौसला नहीं कोई पड़ा कि कौन पहल करे। जो पहल करता है वो दूसरे के लिए रास्ता आसान कर देता है। जब पहल नहीं हो रही होती तो फिर थर्ड पार्टी आके पहल कर देती है, जैसे मैंने कहा। तो ये पहल करने में ये जो हिचकिचाहट है हमारी, उसको तोड़ना पड़ेगा ना। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स डील किए हैं अपने आप से, अपने हवाले से भी, कि जब मुझे पता चले ना कि कोई बंदा मुझसे नाराज है तो मैं उसे फ़ोन करता हूँ। मैं कहता हूँ यार वो आए कॉफ़ी शॉप पे बैठते हैं। पहले वो कहता नहीं 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 यार आप, बस मैं नहीं, अगर नहीं यार आज बड़ा अच्छा मूड है, चलो कॉफ़ी शॉप चलते हैं। उसके पास गया हूँ, उसको लिया है, उसको बैठ के कॉफ़ी शॉप पे पिया। आधे पौने घंटे की कॉफ़ी शॉप में वो सारी तलखी जो है ना लेस हो जाती है, क्योंकि मैंने इनिशिएट किया है। वो इंतज़ार में था, वो मुंतज़र था। पहले ना 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 नहीं 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 नहीं, फिर साथ ही अंदर से पपोड़ा होता है कि देखो मुझे कह रहा है, कहने आया है, मुझे लेने आया है, फिर चल पड़ता है। ख्वाहिश उसकी ये होती है मुझे लेके जाए। तो जो बंदा इनिशिएट करेगा ना सर, वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इश्यूज को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी ज्यादा है। जो बंदा इनिशिएट नहीं करेगा ना, उसके अंदर ख्वाहिश हो सकती है इशू को रिजॉल्व करने की, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है। ख्वाहिश में और कैपेसिटी में फर्क है। ख्वाहिश मेरे अंदर है, वही वही मैं कह रहा हूं, ख्वाहिश तो मेरे अंदर है कि ये हल होनी चाहिए, कैपेसिटी नहीं है इसको कैसे लेके चलूं। वो जो ईगो है ना उसको कैसे तोड़ूं, अपने आप को, सेल्फ को निगेट करके कैसे मैंने आगे बढ़ना है, ये सवाल है ना बुनियादी तौर पर। उसको क्यों नहीं हम अपने अंदर स्टैब्लिश करते कि हमने इस तरीके से आगे जाना है कि हमारे अंदर ये चीजें पैदा ना हो। और ये छोटे छोटे, और मैं आपको बताऊं बड़ी लड़ाई तो बहुत कम होती है सर। बड़ी लड़ाइयां कितनी होती हैं मुझे बताएं। आप अपनी लाइफ में जरा कोई बड़ी लड़ाई सोचें तो आपको पता चलेगा एक आध दो दफा कोई हाथापाई हुई होगी, बाकी सारी नॉन वायलेंट, नॉन फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यानी हमने धींगा मुश्ती नहीं की है, लेकिन दिमाग में, जहन में, मिजाज में धींगा मुश्ती करते रहते हैं। फिजिकल लड़ाई कम हुई होगी। तो ये जो चीजें में छोटी छोटी पाली हुई हैं अपने अंदर, इसको कैसे ब्रेक करना है ना, असल सवाल तो ये है सर। और मसाइल बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम बहुत बड़ा बना देते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बड़े मसलों को हम बहुत छोटे में ला के मारते हैं। ये सलाहियत होती है हमारी इशूज़ को रिजॉल्व करने की। तो हम ऐसे मसलों को ना लेके जाएं कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर, बाज़ औक़ात एक और भी चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट में। आपका मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो 25 पैसे का था, यानी 25% था। इनको मैंने बुलाया कि यार आप थर्ड पार्टी के तौर पर आ जाएं, मेरा इनका कॉन्फ्लिक्ट दूर करवा दें। या आपने इनको बुला लिया कि आप आए और मेरा इनका मसला हल करा दें। वो 25 पैसे 75 पैसे हो गए। इन्होंने ऐसी आग लगाई है उसके अंदर, वो जो तनाज़ा 25 पैसे का था वो 75 पैसे का हो गया, 75% हो गया, पैसे से मुराद परसेंटेज बढ़ गया। तो जो थर्ड पार्टी है, अगर आपने पार्टी को सही तरीके से नहीं चुना तो वो तनाज़े को और ज़्यादा बिगाड़ देगा। कहते यार मैं तो मसला हल करना आया सी, इन्हें तो मसला और बिगाड़ देता है। ठीक है, वो लड़ाई तो मेरी इनके दरमियान थी, लड़ाई इनकी और अब मेरी भी हो गई है। तो तनाज़ों को थर्ड पार्टी बिगाड़ भी देती है। लो था, छोटा था, हमने उसको बड़ा कर दिया।
चाहे वो थर्ड पार्टी ने किया, चाहे मैंने किया, चाहे वो उसने किया। बात ये शुरू हुई थी कि जी इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे बुरा भला कहा है। जवाब में आपने भी माशाल्लाह उसने 4 बकी थी, आपने 7 बक दी। उसने माँ बाप को सुनाई थी, आपने उसके दादा दादी को भी सुना दी। तो बात तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, फिर दोनों तरफ की बातें होगी ना। एक अच्छे और बुरे इंसान के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क क्या है, दोनों अगर एक तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर दोनों अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अगर एक बंदा जो है वो अच्छाई के साथ जवाब दे रहा है और एक बंदा बुराई के साथ जवाब दे रहा है, तो डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, ये अच्छा है ये बुरा है। गाली का जवाब गाली तो नहीं है, लड़ाई का जवाब लड़ाई तो नहीं है। तो ये कैसे चीज़ें पैदा होंगी? ये मुश्किल काम होता है बाज़ औक़ात, अपने आप की सेल्फ निगेशन करना, अपने आप को दरगुजर करना, अपने आप को आजिज़ी में लेके आना, अपने आप को इनकिसारी में लेके आना, अपने आप को सॉरी में लेके आना, हाँ, अपनी गलती का ओन करना। सबसे मुश्किल तरीन काम तो ये है कि मैं मानूं कि मैं गलत हूँ। और अगर मैंने ये नहीं माननी चीज़ें, तो फिर मैं शायद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा कोई अच्छा नहीं। जैसे लाइफ साइकिल होती है ना, जब आप ये साइकिल के अंदर चलना शुरू करते हैं, ज़िंदगी की साइकिल, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके आखिरी सांस तक आपके साथ चल रहा है, पैदा होगा, आखिरी एज में भी पैदा हो जाएगा, बच्चों के साथ, पोतों के साथ, पोतियों के साथ, नवासों के साथ, नवासियों के साथ, बहुओं के साथ पैदा होगा, क्योंकि स्टेजेस बदल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर वाली सतह से डिस्कस नहीं करता आमतौर पे, ये इंडिया पाकिस्तान वो है, वो एक अलग मसले हैं, वो किसी और से डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो निचली सतह पे हमारे अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं, उसको तो डील करें ना, नफरत में ना जाए। नफरत की आग नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, तासुब की आग मनफियत की तरफ लेके जाती है। जब आप नफरत पैदा कर लेते हैं किसी के बारे में, तासुब पैदा कर लेते हैं और इख्तिलाफ को दुश्मनी में पैदा कर लेते हैं, इख्तिलाफ को रेजोल्यूशन में नहीं लेके जाते, तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए खुद मसाइल को जनरेट कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी थ्योरी है एक मशहूर क्रिकेटर की, सुनील गावस्कर की शायद, वो कहता है कि हर बॉल खेलने वाली नहीं होती, कुछ बॉलों को लेफ्ट करना होता है। जो टेस्ट मैचेस को देखते हैं, वो देखते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, लंबे मैचेस के अंदर अच्छी गेंद अमूमी तौर पर लेफ्ट कर दी जाती है, वो खेली नहीं जाती। T20 में आ गया कि हर गेंद पे मारना है, तो आउट भी हो जाते हैं। तो कुछ मैं आपके साथ जो नेगेटिव कर रहा हूं ना, अगर मैं आपके साथ कोई नेगेटिव कर रहा हूं, तो आप लेफ्ट करना सीखें, अवॉइड करना सीखें, जवाब अप्लाई करना ना सीखें। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, हर बात पे अपना एक्शन शो नहीं किया जाता, हर बात पे खड़े होके ना बहस नहीं की जाती। बहस वहीं की जाती है जहां डायलॉग की एनवायरनमेंट हो, बात वहीं की जाती है जहां दूसरा बात आपके करने के लिए तैयार हो। आप वहीं खड़े हो सकते हैं जहां दूसरा आपको खड़े होने की स्पेस दे रहा है, आप वहीं चल सकते हैं जो जहां दूसरा आपको चलने की स्पेस दे रहा है। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने असूल खुद भी वज़ा करने हैं कि हर चीज़ खेलने वाली नहीं है, हर चीज़ पे जवाब देना ज़रूरी नहीं है, गाली का जवाब गाली से नहीं है, लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं है, शिद्दत पसंदी का जवाब शिद्दत पसंदी नहीं है, एक्सट्रीमिज़म का मतलब एक्सट्रीमिज़म नहीं है। कहीं तो कोई बैलेंसिंग भी तो पैदा करे ना। तो वो बैलेंसिंग जो है ना, वो आपने पैदा करनी है अपने एटीट्यूड से। अब मिसाल के तौर पे एक और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि हम सब इसी समाज के अंदर रहते हैं ना, तो मेल फीमेल रिलेशनशिप्स भी होते हैं। आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, आपके साथ जॉब्स करते हैं, आपकी फैमिली में कज़न्स की शक्ल में मौजूद है, आपके मोहल्ले में कम्युनिटी की शक्ल में मौजूद है, ये जो मेल फीमेल्स। तो क्या मतलब इसकी रिलेशनशिप को हमें क्यों हर वक्त एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है? क्यों? कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो बाकी क्यों कॉन्शियस हो जाते हैं? क्यों क्यों हम उसको नेगेटिव बुनियादों पे सोचना शुरू कर देते हैं? क्या वजह है? और वो नेगेटिविटी पे जब हम सोचते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। मसलन मैं आपकी कैरेक्टर एसिनेशन करना शुरू कर देता हूँ, ये लड़की है ही ऐसी, ये लड़का है ही ऐसा। अब जो जिसको नहीं भी पता तो उसको भी मैं बता रहा हूँ
तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम अपने अंदर लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं मेल फीमेल रिलेशनशिप्स में, किसी के उठने को, किसी को बैठने को, किसी के साथ चलने में, किसी के साथ खड़े होने में, वो आउटसाइडर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं ना। किसी को देखे बगैर नतीजा अखज़ करना, किसी को देखे बगैर उस पर प्रोपेगेंडा करना, किसी को देखे बगैर उसकी किरदार कुशी करना। और ये सबसे आसान तरीन काम है कि अगर आप किसी के साथ दुश्मनी लेना चाहते हैं ना, तो बंदूक ना चलाएं, उसके कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं, बस उसके कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं। ये एक ऐसी आग है जो माचिस की तीली से लगती है और जो फैलती जाती है, और वो ऐसी फैलती है कि घर तक जाती है। फिर माँ बाप के साथ बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि कैसे हम इन फेजेस को लेकर आगे बढ़ें एज स्टूडेंट, एज ए यंग मेल फीमेल, यंग गर्ल, यंग बॉय। और अभी तो आपके पास लाइफ बहुत बड़ी है सर, अभी तो आपकी जिंदगी के बेहतरीन साल बाकी हैं। तो आप अभी से अपने आप को उस स्टेज पे ना लेके जाएं जहां दरवाजे बंद हो जाएंगे, जहां खिड़कियां बंद हो जाएंगी। आज अगर आप दरवाजे और खिड़कियां खोलेंगे तो अपने लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, ज्यादा जिसे कहते हैं ना बोनसेस हासिल करेंगे। आज अगर आप स्ट्रैटेजीज बना लें अपनी, मिसाल के तौर पे मैं यहां तय कर लूँ ना कि आज मेरी इस गुफ्तगू से आप जरा नतीजा अखज़ करें ना, और कोई 4 बंदे फाइंड आउट करें अपनी लाइफ में, 4 बंदे, 1 2 3 4, फैमिली में, फैमिली से बाहर, आउटसाइडर में, एजुकेशन में, जॉब में, जहाँ आप ऐसे 4 लोग आइडेंटिफाई करें जिनसे आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आपको लगता है, उनको लगता है नहीं लगता छोड़ दें, आपको लगता है कि मेरे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि इसको रिजॉल्व हो, तो आप इसको पहले इवैल्यूएट करें वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, और इसके बाद इसकी मैनेजमेंट करें, कैसे मैंने इसको डील करना है, और फिर कैसे मैंने इसको इनिशिएट करना है, और कैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट करके, और कैसे मैंने इसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके आना है। आप करें एक एक्सरसाइज अपने आप के साथ, आपको पता चल जाएगा। किसी ने आपको नहीं कहा कि आपका मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको रियलाइज हो रहा है इस वक्त मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, आपको लगता है 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी हवाले से मैं कह रहा हूं, किसी भी नोयत का है। आप सिर्फ उसको इवैल्यूएट करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, उसमें मैं कहां खड़ा हूं और वो दूसरा कहां खड़ा है। कुछ इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर ले, 1 2 3 4, इधर से निकाले 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट्स को लेकर आप जरा मैनेजमेंट में आ जाएं और बेस करें। 1 दिन 2 दिन की एक्सरसाइज के बाद आप उनमें से किसी में से, हो सकता है 4 से ना रिजॉल्व हो सके, लेकिन हो सकता है ये लोग 2 कम हो जाए, ये वाला कम हो जाए, ये वाला कम हो जाए, ये 2 रह गए, इनके बारे में फिर सोच लें, दोबारा मैनेजमेंट करें, तो आप इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या मुश्किल काम क्या है? जब इंसान कोई चीज इनिशिएट करना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो वो रास्ता तलाश कर लेता है सर, वो रास्ता तलाश कर लेता है। मसलन आपको कहा जा रहा है कि आज आपने यहां आना है और रास्ते में ट्रैफिक टिका के जैम है, मेन रोड्स। अब आपके पास एक हल है कि घर चले जाए, और एक हल है कि आपने अल्टरनेट रास्ता तलाश करना है जिसकी मदद से यहां पहुंच जाए। तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्होंने तय कर दिया था कि रास्ता तलाश करना है, अल्टरनेट पहुंचना है, कमिटमेंट है। तो जब आप ये कमिटमेंट कर लेंगे कि मैंने इन लोगों से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, तो आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप उसको भी कायल कर लेंगे जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जो शायद नहीं करना चाहता था, वो भी कायल हो जाएगा। आपके कुछ इनिशिएटिव ऐसे होंगे जिस पे वो खुश हो जाएगा। सिर्फ वो अपनी सेल्फ ईगो को थोड़ा सा पीछे रखें, दो कदम पीछे की तरफ आए। और बाज़ औक़ात ये भी मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपके लिए वो मैंने कहा था ना कि रेलिवेंट है कोई बंदा,
ये दो लोग हैं ना जी, ये रेलिवेंट है, तो आप बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, कह दिया ना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो पहले ये देख लें कि ये जो जिसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेरे लिए कितना ज्यादा रेलिवेंट है। बहुत ज्यादा रेलिवेंट है तो फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको कायल करना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसके लिए कोई सिंपल सा रेजोल्यूशन तलाश करके उसके साथ गिव एंड टेक करके मामला खत्म करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मेरी माँ है तो मेरी माँ के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। खावंद है, बीवी है, भाई है, बेटा है, बेटी है, नहीं होना चाहिए। ये ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जिनके ऊपर आप खड़े हुए हैं, ब्लेसिंग आपकी है, इनके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट भी होते हैं, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। हम उनको छोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनका कोई अल्टरनेट ही नहीं होता। माँ का क्या मतबादल है, मुझे बताएं। माँ का तो कोई अल्टरनेट ही है, एक ही माँ है, बाप एक ही है, भाई एक ही है, बहन एक ही है। कुछ ऐसी चीजें जिनको बेटा एक ही है, बेटी एक ही है। तो ये कुछ चीजें जहां पे आपको अपनी सेक्रीफाइस करनी होती है, क्योंकि वो पता आपको लगता है कि ये बहुत रेलिवेंट लोग हैं। बीवी रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि वो आपके बच्चों के साथ आपके साथ ट्रीट कर रही है। बीवी के लिए खावंद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उसको ट्रीट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि हमने उन चीजों को साथ लेकर जो है ना अपने मामलात को लेकर चलना है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को डील करने के लिए कोई बड़ी बड़ी साइंटिफिक थ्योरियां को तलाश करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने एटीट्यूड्स को और अपने बिहेवियर को ठीक करके और सिर्फ मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज हमें डेवलप करनी है कि कैसे हम इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें ताकि हमारी ज़िंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे, ज़रूर रहेंगे, ज़रूर फितरी बात है, साथ चलेंगे, ख़त्म नहीं होने वाले। आज भी मैं जिस वक्त यहाँ खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ख़त्म नहीं होंगे मेरे, लेकिन कम होंगे और नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। अगर आप पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी साथ रखेंगे और नए कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लेके आएंगे तो फिर एक और नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, वो और ज़्यादा मसलों को पैदा करेगा। ठीक है ना। तो ये जहन में रखिएगा कि कैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना है, जिसकी मदद से हम अपने आप को एक पीसफुल सिटीजन के तौर पर, एक पीसफुल बिहेवियर के तौर पर, एक पीसफुल पर्सनैलिटी के तौर पर अपने आप को ग्रो कर सकें। लोग हमारी तारीफ करें कि यार ये इनके आने से माहौल अच्छा हो जाता है। हाँ, इनके आने से, इनके बैठने से, इनके चलने से, इनके साथ खड़े होने से हमें फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो जब हम इन चीज़ों को वर्कआउट करना शुरू कर दें तो अपने लिए ऐसे रास्ते तलाश कर सकते हैं जो हमें कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालेंगे। और मैंने आपको बताया कि विन और लूज़र वाली जो कैफियत है उसके मुकाबले में हमें प्रमोट करना चाहिए विन विन सिचुएशन को, टॉलरेट करने को। हाँ, देखिए, शिकस्त आपकी पहली है, आखिरी नहीं है। इसी शिकस्त को आप ट्रांसलेट करके आगे जाएंगे। छोटी टीमें, एक स्टेज आती है जब बड़ी टीमों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती हैं, और एक ऐसी वक्त भी आता है जब बड़ी टीमें छोटी टीमों से हारना शुरू कर देती हैं। जब मैं छोटा था तो हमने काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज़ को सुना था। हाँ, यानी उनके साथ मैच खेलने का मतलब ये होता था कि आधा मैच आप उनके नाम के साथ ही हार जाते थे। जैसे ही पता चलता था कि हमारा वेस्ट इंडीज़ से मैच है, हम आधा मैच हार जाते थे, क्योंकि उसको काली आंधी कहते थे। उनके पास 5-6 बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर होते थे, आधी टीम हिम्मत हार जाती थी। आज वही वेस्ट इंडीज़ जो है वो कहाँ खड़ी है आप देख लें। तो ये सिचुएशंस बदलती रहती है, लेकिन सिर्फ मुकाबला करने की सलाहियत, मामलात को डील करने की सलाहियत, अपने आप को रेलिवेंट करने की सलाहियत, अपने आप को पॉलिश करने की सलाहियत, अपने आप को रेजोल्यूशन की तरह की सलाहियत जब आप पैदा कर लेते हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की निकलती हैं, जिस पे आप भी प्राउड करते हैं और आपके साथ जो लोग होते हैं उनको भी प्राउड होता है। फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इसके साथ मैं कुछ वक्त गुजारूं। हम ऐसे दोस्तों को फ़ोन करते हैं ना, ऐसे लोगों को फ़ोन करते हैं कि सर कुछ टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें लगता है कि उनके साथ बैठने से हम कंफर्ट्स होते हैं। तो जब आप अपने आप को कंफर्ट वाली पोजीशन पे ले आते हैं ना, और लोगों के अंदर आपके बारे में ये परसेप्शन बिल्ड हो जाए कि आप
कंफर्ट पैदा करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, आसानियाँ पैदा करते हैं, हाँ, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ज़्यादा सहल पसंद, ज़्यादा आसान पसंद हो जाती है। मुझे लगता है कि जब मुझे मदद, देखिए ना, जब मुझे कोई मुश्किल आएगी तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा, असल सवाल ये होता है। जिसकी तरफ जा रहे हैं ना उससे मदद की तवक्को होती है। कोई ऐसा बंदा मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसके पास जाके मैं रो सकूँ। मैं हर एक के सामने नहीं रहूँगा। मर्द भी रोता है, औरत भी रोती है, ये सिर्फ औरतों का शेवा नहीं है, लेकिन मर्द भी ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश करता है जहाँ जाके वो रो सके। फितरी बात है ना, इंसानी फितरत में है, रोना चाहता है, वो अपना कितारसिस करना चाहता है, तो उसको कंफर्ट चाहिए ना। वो कंफर्ट्स मिलेंगे जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के, जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करेगा। क्यों? जब मैं रोऊंगा जाकर किसी के पास बैठूंगा तो कोई मुझे पैम्पर करेगा, कोई मुझे थपकी देगा, नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग विद यू, यार कुछ नहीं है, वी विल मीट, हम इकट्ठे टैकल करेंगे सारे मसले को, तुम परेशान ना हो, तुम फना ना हो। वो जो आया था ना इतना बड़ा बोझ लेके, वो निकलते वक्त उस बोझ को 5 किलो से आधा किलो तक ले आता है, कि उसको लगता है कि यार ये सपोर्ट है जो मेरे साथ चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आपको इस तरह की सपोर्ट चाहिए कि जो आपका जो एग्रेशन है ना, जो आपका गुस्सा है, जो आपके अंदर शिद्दत है, उसको मिनिमाइज करे। वो खुद से कर ले तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खुद से नहीं होता तो वो दूसरे तरीके से भी चीज़ों को डील करने की कोशिश करे। तो ये मेरे कुछ जो सवालात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक एज ए यंग स्टूडेंट जो है, आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना पड़े, और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डील आप कर रहे हैं, सिर्फ सवाल यह है कि आप अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं या बुरे तरीके से डील कर रहे हैं। आप अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं, और आप बुरे तरीके से डील कर रहे हैं तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मज़ीद फर्दर उसको जो है ना एग्रेशन में और क्रिएट करके उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ सवालात आपके जहन में है तो प्लीज़ कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। जी, कोई बात जो आप कमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जी, अब आपने इनिशिएट करना है कोई सवाल। अगर आप इनिशिएट ही नहीं करेंगे इसका मतलब है सवाल कोई करना चाहता है, क्योंकि मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद है। खत्म करने के लिए कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दरगुजर या सब्र? देखो, कोई एक फार्मूला नहीं है। समवेयर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, समवेयर आपको अवॉइड करना पड़ेगा, समवेयर आपको फलां स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा, वो जो अभी यहाँ पे किसी ने कहा था ना कि कॉन्फ्लिक्ट की नोयत किसकी नोयत की उसके अंदर। लेकिन ये सारे टूल आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं खड़ा होना पड़ेगा, कहीं आजिज़ी दिखानी होगी, कहीं ज़रा थोड़ा सा लाउडली बात करनी पड़ेगी, कहीं खामोशी से, कहीं ज़रा थोड़ा सा एग्रेशन के साथ। तो हर तरह का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इसको रिजॉल्व करना है। उस रेजोल्यूशन को के लिए आप जितने भी टूल इस्तेमाल करना चाहें उस सिचुएशन के मुताबिक, तो यू कैन डील। कोई इसमें इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं। जी बेटा। सर, आपने बात की थी कि तो आपने कहा उसका ये हल नहीं हो सकता कि आप पत्थर उठा रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, आपने आवाज़ उठाई। जी, तो जब आपकी आवाज़ ही दबा दी जाए और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए तो वो जुल्म हो जाए, ठीक है, लेकिन ना बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हर चीज़ की ना स्टेज होती है। हो सकता है लास्ट स्टेज में आपको बंदूक उठानी पड़े, यानी कि ताकत दिखानी पड़े लास्ट स्टेज में। उससे पहले की जो स्टेजेस हैं वो हम अभी यूज नहीं कर रहे। यहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है और यहां से सीधा जंप मारी है यहां पे बंदूक उठाने पे, ठीक है ना। क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूं ना, हमारी दौर में जब यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स होती थी तो छोटे से कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो सीधा एक पत्थर उठा के ना हमने तोड़ फोड़ करनी होती थी। वो उससे पहले वाली चीज़ें भी तो रिजॉल्व चले ना, स्टेप्स में लाए, फिर आप आखिरी स्टेज पे जाएं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रेजिस्टेंस होती है दुनिया भर में जहाँ पे आपको बगावत भी करनी पड़ती है, लेकिन ये आखिरी स्टेज है। जैसे अब हमारा कोई बंदा जाए ना डॉक्टर के पास, उसे कहे थोड़ा सा मेरे यहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पास एक ही हल है, क्या? स्टंट। वो जो फिजिशियन होता है वो आपको पहले कुछ मेडिसिन में लेके आता है, छोटी छोटी मेडिसिन देता है, उससे आपकी चीज़ों को डील करता है, फिर जाके आपको सजेस्ट करता है कि सर आप जाएं स्टंट पर। यहाँ सीधा डायरेक्ट ही वो कहते हैं वाड़ दो जी स्टंट पाओ, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को डील करने के लिए पहले बाकी स्टेप्स से पूरा करें। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के, अब जैसे मिसाल के तौर पे वोट है, आपका इख्तलाफ है सिचुएशन के ऊपर, जाएं वोट डालें यार। वोट ना डालने दें तो फिर एक सिचुएशन और हो जाएगी। तो ये जहन में रहे
कि आपने स्टेप्स भी तो फॉलो करने हैं ना। ये ना हो कि डायरेक्ट ही उस फौरी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएं, पहले दूसरा तीसरा चौथा स्टेप्स करें फिर लास्ट स्टेज पे जाएं। ज़रूर जाएं, लेकिन पहले नीचे वाले स्टेप्स में अपने मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जी बेटा। सर बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट है और आप अपोलोजाइज करोगे, दूसरा बंदा जो है वो आपको वीक समझेगा, जी जी। या कमजोर समझेगा। सर हमारी ईगो नहीं होती उस केस में, लेकिन फिर भी हम इसलिए अपोलोजाइज नहीं करते क्योंकि अगला बंदा फिर हमें कमजोर समझेगा। अच्छा, बहुत क्या नाम है आपका बेटा? सैयदा आयशा सर। आयशा, देखो मैं अभी आपकी बात मान लेता हूँ कि आपने मुझसे अपॉलोजी की, मैं अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा हूँ। हाँ, एक लम्मा पा लिया इन्होंने, देखिए ना जनाब आ गई ना मेरे को, इसने आके माफ़ी मांग ली ना, अब मैं अंदर से शादियाँ नहीं बजा रहा हूँ। हो सकता है इसका नेगेटिव हो जाए, अब अगली दफ़ा फिर मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँ और आपके साथ फिर आगे कोई बुरा करूँ, क्योंकि मुझे पता है तुझे फिर आ जाना मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए। एक ये कि आपने किया, आपने अपॉलोजी की, तो मैं अगर बेहतर इंसान हूँ तो मेरे अंदर ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उसने इनिशिएट किया है। अगर मैं बेहतर इंसान हूँ, अगर मेरे अंदर वो ज़िद मुकाबलाबाजी नहीं है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि आपके आने के अमल को। तो पहली बात तो ये कि डिपेंड करता है कि वो बंदा या बंदी कैसे है। मिसाल के तौर पे आपने अपॉलोजी की, उसके बाद फिर मैंने मिसबिहेव किया दोबारा और उसको आपकी कमज़ोरी समझा, अगली दफ़ा फिर आपने अपॉलोजी की, फिर मैंने वैसे ही बिहेव किया, अब आपको पता चल गया है, नाउ यू टेक सम स्टैंड। वो जो मैंने कहा ना, लेफ्ट कर दें बॉल को, यार इससे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा मैंने सॉरी कर ली ना। मैं अपनी लाइफ में आपको बता रहा हूँ, मैं कई लोगों से सॉरी करता हूँ, मुझे लोग कहते हैं यार तुझे तुम्हारा नाम ना मिस्टर सॉरी होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ यार देखो, मेरी सॉरी से फ़र्क ये पड़ा है कि उसको मैंने लड़ाई की तरफ नहीं उकसाया, अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने ऐसा कर दिया। कोई मुझसे पैसे मांगे ना, कोई 2-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये मांग ले, बाद वक़्त मैं दे देता हूँ, ये सोच के देता हूँ इसने मुझे वापस नहीं करने, ये सोच लेता हूँ कि इसने मुझे वापस नहीं करने, लेकिन मुझे ये पता है कि दोबारा ये मांगने नहीं आएगा। अगर गुजारा 2-4 हज़ार रुपये में हो रहा है जान छुड़ाने का, तो बेहतरीन तरीका है। सो सम टाइम आप ये देखते हैं कि आपने एक सॉरी की, इनिशिएट किया, अपॉलोजी की अपने एक बेस्ट सेंस में, लेकिन उसका जवाब आपको वैसे नहीं मिला जैसे आप चाह रहे थे, तो फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह के दूसरे पॉइंट के बाद जाके उसमें से विथड्रॉ करके अपने आप को रास्ता निकालना है, क्योंकि फिर किसी जगह पे आपने उसको रियलाइज़ करवाना है कि देखिए मैंने इनिशिएट भी किया था, मैंने आपसे सॉरी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद आप इस जगह पर पहुंच गए। तो फिर आपका वो जो मैंने अभी जिस बच्चे ने सवाल किया था कि कहीं आपको फिर अपनी पोजीशंस को रिविजिट करना पड़ेगा, हर वक्त मिस्टर अपॉलोजी के तौर पे नहीं रहना। कहीं जगह पर आपको रिजिस्ट भी करना है, कहीं जगह पे आपको स्टैंड भी लेना है, कई जगह पर आपको खड़े भी होना है, कई जगह पर आपको उनको बात सुनानी भी है। तो ये अप्रोच जो है ना, ये डिफरेंट, एक फार्मूला नहीं है, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जिसके साथ आप ये करेंगी ना, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है कि यार देखो मैंने पहले भी इसके साथ ऐसे किया था, लेकिन इसने फिर मिसबिहेव किया है, इसने फिर मिसबिहेव किया है, तो उसके साथ फिर आप उसको डील कीजिएगा, ठीक है, फिर वो चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। जी शाबाश। आपकी गलती नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है कि वो शख्स उसको आदत पड़ जाएगी हर जगह इस तरह बिहेव करने की कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला? आपका जी बेटा बस समझ गया, आपकी भी बात वही है जो बात अभी होने की ना, एक दफ़ा हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, तीसरी दफ़ा फिर आपको खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना, फिर आपको लगेगा कि इसकी आदत है, तो आप कहीं ना स्टैंड लेंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरा लाइफ में कभी चलान नहीं हुआ अब तक, मोटरसाइकिल चलाई फिर उसके बाद गाड़ी चला रहा हूँ, चलान कभी नहीं हुआ। ये नहीं कि मैं बड़ा मुहज़्ज़ब इंसान हूँ और मुझसे गलती नहीं होती है। जितनी दफ़ा मुझे रोका गया ना, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, शीशा उतारता हूँ, सबसे पहले हाथ मिलाता हूँ, फिर उससे हाल चाल पूछता हूँ, क्या हाल है जनाब, ठीक हो, कैसी चल रही ज़िंदगी। वो कहता है आपसे ये वायलेशन हुई है, मैं उसे कहता हूँ आई एम सो सॉरी यार, मैं वाकई आपसे माज़रत चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें, मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा। यकीन करें किसी ने कागज़ पेंसिल दोबारा नहीं पकड़ा, वायलेशन की है मैंने,
लेकिन एटीट्यूड्स ने उसके अंदर वो ठंडा कर दिया। इंसानी फितरत है, हम अपने ताल्लुकात में, मोहब्बत में, बेशुमार मामलात में लोगों को ग्रेस देते हैं। लेकिन अगर मैं उसी के हाथों चौथी दफ़ा पकड़ा जाऊँ और चौथी दफ़ा सॉरी कर रहा हूँ तो फिर वो चलेगा नहीं फार्मूला, ठीक है ना। फिर मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को अकाउंटेबल भी करना पड़ेगा ना। तो सम टाइम आप इनिशिएट लेके 1 दफ़ा 2 दफ़ा एक ही बंदे के साथ, फिर आप देखेंगे उसका एटीट्यूड में कोई चेंज आया है तो फिर तो आपका इनिशिएट का फ़ायदा हुआ है ना। लेकिन अगर उसके एटीट्यूड में ये आ गया कि वो हर दफ़ा ही आपके साथ ये काम करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग फ्रॉम दैट साइड, तो फिर आपको वहाँ स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है जी। सर, अगर वो पर्सन सबके साथ ही ऐसा कर रहा है, हमें पता है उसकी नेचर, तो ऐसा नहीं हो सकता हम उसको विदाउट सॉरी ही डिस्टेंस कर रहे हैं? कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि वो बंदा आपके लिए फर्दर नेगेटिविटी क्रिएट ना करे। एक चीज़ तो ये है, एक होता है ना कि मेरा आपके साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं कोई गर्ज मैं आपके बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा हूँ, मुझे बस ख़त्म हो गया ताल्लुक। लेकिन अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और नेगेटिविटी कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रॉब्लम होना चाहिए। आप इसको रिजॉल्व करें, ये ज़रूरी होता है। दूसरी एक और भी चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स में ना वो बाज़ औक़ात बड़े जेन्युइन होते हैं हमारे, हमें वाकई अंदर से ठेस पहुंचती है, हमें प्रॉब्लम होता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने आपसे कहा कि बस डिपेंड करें कि वो किसके साथ है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी आपने उसको मार्जिन देना है और कितना मार्जिन नहीं देना है। तो बाज़ औक़ात आप वो भी कर सकती हैं जो फार्मूला जो आपने कहा कि हम छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन नेगेटिव नोट के साथ छूटेगा ना तो सम टाइम वो उसके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो बदला लेने की कोशिश करता है। तो वो स्टेज ना बने, बस ये जहन में रखें कि उस स्टेज पे ना जाएं। तो ना मिल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह, कोई बात नहीं। एक अच्छे तरीके से मेरा नहीं बना ताल्लुक़ आपके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इकट्ठे रहना तो चाहिए ना। आओ इख्तिलाफ़ात पर इत्तफ़ाक़ कर लें, यानी आपका मेरा इख्तिलाफ़ रहेगा लेकिन ये इत्तफ़ाक़ तो रहना चाहिए कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। तो रिस्पेक्ट पैदा कर लें, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पैदा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ का मतलब है दुश्मनी, हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ का मतलब है कि तेरी ऐसी तैसी है, तू साढ़े ना इख्तिलाफ़ कीता है। वो स्टेज नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है, मैं आपको बताऊँ। और ये प्रैक्टिस के अंदर ही आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि किसके साथ आपने इनिशिएट करके सॉरी करनी है और किसके साथ आपने सॉरी नहीं करनी है। समटाइम आप अपॉलोजी कुछ लोगों के साथ होते हैं, समटाइम आप हर एक के साथ नहीं होते अपॉलोजी। और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखा है, आप अपॉलोजी जो है ना वहाँ इख्तियार करते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी जो है ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप लूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपॉलोजी करता हूँ। एक तो ये ना कि मुझे एहसास है कि मेरी गलती है। जब आपको एहसास हो जाए कि आपने गलत किया तो उसमें कोई अना नहीं होनी चाहिए, जाके सॉरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये एहसास भी नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हुई है और लेकिन दूसरा कह रहा है कि आपसे गलती हुई है, तो पहल करने में कोई मसला नहीं है। क्यों उसको समझाना चाहते हैं कि मेरे से गलती नहीं हुई यार? उसे कहो यार मुझे लगा नहीं है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन क्योंकि आपने रियलाइज़ किया है, आपको लगा कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं इनिशिएट करके आपसे सॉरी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसका आधा गुस्सा तो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमने मीनार बनाया हुआ है ना बहुत बड़ा गुस्से का, वो सिर्फ एक सॉरी का, एक इनिशिएटिव का मुंतज़र है। आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाएं छोटा सा, आप किसी को ज़रा खाने पे इनवाइट कर लें, आप किसी को फलां पे कर लें, आप किसी को फलां पे कर लें। कोई इनिशिएटिव लेते हैं जिसकी मदद के साथ जो है ना वो चीज़ें की जाती हैं। आप क्या करते हैं, ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे स्माइली मैसेज भेज देते हैं, स्माइल फेस दे देते हैं, ये मैसेज है यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये है, बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं जवाब देना चाहता हूँ यार। अच्छा, अगला नहीं करना चाह रहा तो फिर ये देखिए ना, किसी एक स्टेज पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी ताल्लुक जो है जबर की बुनियाद पे नहीं कायम हो सकता। किसी जगह पर तो ये तय करना पड़ेगा ना कि यार अगर कोई आपको स्पेस नहीं दे रहा है तो वो जो मैंने कहा है ना कि ना मिल सको तो बिछड़ जाओ, तो फिर आराम से इजी हो जाओ यार। क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, एक दूसरे के पीछे पड़ के हम उसको जो है ना हर सूरत में उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं। हो सकता है 4 दिन के बाद उसको रियलाइजेशन हो जाए। मैं अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस जानता हूँ कि शुरू में वो आपको लिफ्ट नहीं कराते लोग, थोड़े अरसे के बाद उनको लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका तो एटीट्यूड बहुत अच्छा है, फिर वो खुद इनिशिएट करते हैं। तो आप अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से कुछ इस तरह के जेस्चर दें जो पॉजिटिव हों, और मैंने जो बात की थी कंफर्ट्स पैदा करें लोगों के लिए, तो फिर मैं आपके पास आऊँगा, दोबारा रुजू करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि इस बंदे से इग्नोर नहीं करना चाहिए था, ये तो बड़ा सपोर्टिव है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, आखिरी बात, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। होता यह है कि जिससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं उतरता, जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाता है। तो जब आप, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने आपके साथ जो किया है वो उसने अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बेसिस पे किया है। उसने अपने लिए नया कुशन पैदा किया है आपके अंदर, उसने नया विंडो खोला है आपके लिए। आप उसको कहते हैं यार ये बंदा ज़्यादा बेहतर था, और देखो मैं उससे कह रहा था कि ये मुझे मदद करेगा, ये इसने तो मुझे बिल्कुल मदद ही नहीं की। उसका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो सपोर्टिव नहीं था आपके लिए। तो आप अपने अपने ताल्लुकात में, अपनी दोस्तियों में रिविजिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम तो कई दोस्तों को बनाते हैं, कई को भूल जाते हैं। आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स आज तक दोस्त हैं? हाथ खड़ा करें ज़रा, जो प्राइमरी में पढ़ते थे। सारे मोहल्लेदार से या रिश्तेदार भी थे? हैं मोहल्लेदार। मसलन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो जब मैं मैट्रिक में था 4 लोगों को मैं फिजिकली जानता हूँ, बस 4 लोगों को, ठीक है। कॉलेज के कोई 3-4 लोग हैं, 3-1 लोगों के, यूनिवर्सिटीज़ के 2-4 दोस्त और हैं। सब अपनी अपनी दुनिया के नए नए सफ़र के अंदर चले गए। कहीं मुलाकात हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुसलसल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारे नए ताल्लुकात बनने शुरू हो जाते हैं, नए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, नए दोस्त आना शुरू हो जाते हैं, नए जाविये निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साइकिल है ना। तो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने परफॉर्म नहीं किया, उसकी जगह किसी और ने ले ली। जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसने आके अपनी स्पेस पैदा कर ली है। तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप अपने एटीट्यूड्स को अच्छा रखेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपका दिल जीतना चाहता हूँ, आप मेरा दिल जीतना चाहते हैं। अब दुनिया में इंसान जो है बुनियादी तौर पर इसी थ्योरी के तहत पैदा हुआ है, और कोई थ्योरी मुझे आज तक सोशल साइंसेज में समझ नहीं आई कि हम क्या हो सकती है। वो ये होती है एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, हम एक दूसरे को अपना बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। इंसानी नफ्सियात तो यही कहती है सर। लेकिन उस चलने में जो मुश्किलात आती हैं उससे हम तलखियाँ पैदा कर लेते हैं, उससे लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं, उससे तनाव पैदा होता है, उससे टकराव पैदा होता है, उससे दुश्मनी पैदा होती है। तो उसको अगर हम डील कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुन ली है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि कुछ चीज़ों को मैंने झंझोड़ा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी ज़िंदगी में तलाश करें जो आपको लगता है कि आपको पता है और दूसरे को नहीं पता, या ये कि आपको पता है तो आज उसको ब्रेक करने की कोशिश कर आगाज़ कीजिए। छोटे छोटे इनिशिएटिव से कोई बड़ा मसला नहीं है।